नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिवांक यादव है। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश। चावल 500 रुपए किलो, दूध का पाउडर 800 रुपए किलो, चीनी 300 रुपए किलो। लोगों को पेट्रोल बांटने के लिए पेट्रोल पंपों पर सेना तैनात कर दी गई है। कुल मिलाकर श्रीलंका दिवालिया हो चुका है। हर न्यूज चैनल आपको यह दिखा रहा है कि श्रीलंका इसलिए बर्बाद हुआ है क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो चुका है। इसीलिए अब तेल और दूसरे सामान जो श्रीलंका अपने देश में आयात किया करता था वो नहीं खरीद पा रहा है। इसी के साथ साथ श्रीलंका को दूसरे देशों से लिया गया कर्ज भी चुकाना है। हर कोई यही समझा रहा है कि इस पूरी परिस्थिति के लिए श्रीलंका की सरकार ही जिम्मेदार है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है उसके लिए श्रीलंका जिम्मेदार नहीं है, बल्कि श्रीलंका को छोड़कर दुनिया के बाकी देश जिम्मेदार हैं। आइए पहले यह समझते हैं कि यह कब कहा जाता है कि कोई देश दिवालिया हो गया है। जब एक देश अपने द्वारा लिए गए विदेशी कर्ज को चुका नहीं पा रहा होता है और उसका विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका होता है। ऐसी स्थिति में महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच जाती है, जिसकी वजह से उस देश के लोग अपनी सरकार को टैक्स भी नहीं दे पा रहे होते हैं। तो तब उस स्थिति में यह घोषित किया जाता है कि यह देश दिवालिया हो गया है। अब न्यूज चैनलों पर आपको यह तो बता दिया जाता है कि दिवालिया होना किसे कहते हैं, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि आखिर ऐसा हो कैसे जाता है कि अचानक से एक अच्छा खासा देश अपना विदेशी कर्ज चुकाने में इस तरह असमर्थ हो जाता है। अगर आप यह समझना चाहते हैं कि एक देश दिवालिया कैसे होता है, तो इस बात को बहुत आसानी से समझने के लिए मैं आपको यह समझाता हूं कि एक व्यक्ति कैसे दिवालिया होता है। अगर आपको यह समझ आ गया कि एक आदमी कैसे दिवालिया होता है, तो यह भी समझ आ जाएगा कि एक देश कैसे दिवालिया होता है। ऐसा मानिए कि यह एक देश है। यह इस देश की सरकार है और इस देश में 10 लोग रहते हैं। अब इन 10 लोगों को अपना पेट पालने के लिए खाना चाहिए तो खाना खाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। अब सब लोग कोई एक ही काम तो करेंगे नहीं। कोई किसान बन के अनाज उगाएगा, कोई सबके पहनने के लिए जूते बनाएगा, कोई सबके लिए कपड़े बनाएगा। इसी तरह का एक एक काम सब करेंगे। अब इन सबको अगर आपस में कोई सामान खरीदना या बेचना है तो उसके लिए इन्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब यहां पर काम आता है सरकार का। सरकार ने अपने देश के लोगों को पैसा छापकर देने के लिए एक बैंक बना लिया। इस बैंक ने 10 लोगों को 10-10 रुपए कर्ज पर दे दिए। यहां पर हो सकता है आपके मन में एक सवाल यह आया होगा कि बैंक ने ये पैसे कर्ज पर ही क्यों दिए, ऐसे ही क्यों नहीं दे दिए। कर्ज पर इसलिए दिए क्योंकि यही आज के समय के पैसे बनने का नियम है। दुनिया में और देशों में जितना भी पैसा बनता है वो कर्ज पर ही बनता है। इस समय आपकी जेब में अगर 10 रुपए भी पड़े हैं तो वो कभी किसी ने, हो सकता है आज से 20 साल पहले भी, बैंक से कर्ज पर लिए थे, तभी वो पैसा देश में घूम फिर के आज आपकी जेब में पड़ा हुआ है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए आप सभी का बैंकों का मायाजाल किताब पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसे पढ़ने के लिए आप bankjaal.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब फिर से वापस वहीं उसी प्रक्रिया पर आते हैं। बैंक ने 10 लोगों को 10-10 रुपए कर्ज पर दे दिए और इस शर्त पर दिए कि वो इस 10 रुपए को 1 साल बाद 11 करके लौटा देंगे। अब अगर हिसाब लगाया जाए तो बैंक ने 10 लोगों को 10-10 रुपए दिए, मतलब बैंक ने कुल 100 रुपए दिए और बैंक ने वापस कितने मांगे हैं? 110। क्या किसी भी तरह मुमकिन है कि ये 10 लोग अपने अपने रुपए बैंक को 11 करके लौटा पाएंगे? नहीं। अब ऐसे में क्या होगा फिर? ऐसे में इनके बीच में कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा जन्म लेगी और जो ज्यादा चालाक होगा वो दूसरों से थोड़ा ज्यादा फालतू कमाकर अपने 10 का 11 करके लौटा देगा। ऐसे ही जूते वाला, कपड़े वाला और बाकी सब अपने अपने 10 का 11 करने में लगे रहे
और अपने पास पैसा इकट्ठा करते रहे। लेकिन इन सब में जो एक किसान है वो इन सब के जितना चालाक नहीं है। उसे अपने 10 का 11 करना नहीं आता और ना ही उसने वो 10 रुपए अपने पास इकट्ठा करके रखे। उसने तो वो पैसे खर्च दिए। अंत में जाकर ये देखने को मिला कि किसान को छोड़कर बाकी सब ने अपने अपने 10 का 11 करके बैंक को लौटा दिया। लेकिन किसान के पास अब एक भी रुपया नहीं बचा। इस किसान को अब हम कह सकते हैं कि ये किसान दिवालिया हो गया और अब इसके पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई उपाय नहीं। जो इस किसान के साथ हुआ ऐसा ही कुछ दुनिया में भी होता है। इस देश की जगह दुनिया को कर दीजिए, लोगों की जगह देशों को कर दीजिए, सरकार की जगह यूनाइटेड नेशंस को कर दीजिए और बैंक की जगह वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को रख दीजिए। अब ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इन देशों को कर्ज पर पैसे देते हैं। जिस तरह पहले उस देश में रुपया चल रहा था, दुनिया में डॉलर चल रहा है और इन बैंकों के द्वारा पैसा भी डॉलर में ही दिया जाता है। ये पैसा मिलने के बाद देश भी उसी भागा दौड़ी में लग जाते हैं और अपने $10 का 11 करने में लग जाते हैं। चीन, जर्मनी, फ्रांस, जापान जैसे देश तो अपने पास पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करने के बाद उसे खर्चते भी नहीं, बस अपने पास रखे रहते हैं। लेकिन ये श्रीलंका बेचारा अपने पास रखे पैसे को खर्चता रहता है और जब कोई दूसरा देश इसके जितना नहीं खर्च रहा तो कुछ समय बाद इस बेचारे देश के पास कुछ नहीं बचता और ये दिवालिया हो जाता है। अब इन उदाहरणों को अगर आप ध्यान से समझें तो आपको यह समझ आएगा कि यहां पर दरअसल गलती उस किसान या श्रीलंका की है या बैंक और दूसरे देशों की। अगर बैंक वहां पर 100 रुपए की जगह 110 ही छाप देता और तब लोगों से 110 की मांग करता तो किसान बच जाता, क्योंकि तब सबके पास बैंक को लौटाने के लिए एक एक रुपया आ जाता। लेकिन आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि चलो अगर बैंक 110 छाप देता और फिर भी इन सब में से कोई अपने पास रखे पैसे को खर्चे ही ना, तो भी तो देश में पैसे की कमी हो जाएगी और फिर से किसान की जान पर बनाएगी। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ऐसे में बैंक को यह करना चाहिए कि अगर किसी ने अपने बैंक अकाउंट में काफी अधिक पैसे जमा कर लिए हैं और काफी समय से वह उन्हें खर्च ही नहीं कर रहा, तो पैसे ना खर्चने पर उस जमा पैसे पर ब्याज मिले नहीं बल्कि उल्टा देना पड़े, क्योंकि जब तक कोई पैसा खर्चेगा नहीं तब तक दूसरे व्यक्ति की कमाई कैसे होगी। अर्थव्यवस्था में पैसे का काम बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह शरीर में खून का काम होता है। अगर खून लगातार दौड़ता रहा तब तक तो शरीर जिंदा है, लेकिन अगर कहीं खून रुक गया तो मौत का कारण भी बन सकता है। उसी तरह पैसा भी चलते रहना चाहिए। अगर कहीं रुक जाता है तो पूरा समाज अस्त व्यस्त हो जाता है। उसी तरह श्रीलंका का भी हाल हुआ। श्रीलंका ने तो वही किया जो उसे करना चाहिए था। उसने तो कर्ज लेकर उसे बराबर खर्च दिया। लेकिन दूसरे देशों ने क्या किया? कर्ज तो लिया लेकिन उसे बराबर खर्चा नहीं। उन्होंने खर्चा नहीं तो पैसा समाज में नहीं आया। समाज में नहीं आया तो श्रीलंका की भी कोई कमाई नहीं हुई। कमाई नहीं हुई तो श्रीलंका अपना कर्ज वापस नहीं चुका पाया और धीरे धीरे उसका इकट्ठा किया हुआ विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होता चला गया। अब आप लोग ये बोलेंगे कि इस बात का समाधान क्या है? 3 बातों से इस तरह के देश को दिवालिया होने से बचाया जा सकता है। सबसे पहली बात, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को डॉलर मुक्त किया जाना। अमेरिका और ये यूएन जैसे संगठन ने दादागिरी करके पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने के लिए डॉलर को ही मान्यता दिलवाई हुई है। मतलब अगर 2 देश आपस में कुछ लेन देन करेंगे तो वो अमेरिका की मुद्रा डॉलर में करेंगे। ये कौन सी बात हुई भाई? मतलब अगर भारत को ईरान से कच्चा तेल लेना है तो भारत ईरान को डॉलर दे और तब ईरान हमें तेल देगा। हम ईरान से तेल रुपए में भी तो ले सकते हैं, या रुपए में नहीं तो कोई ऐसी चीज जो ईरान को चाहिए वो देकर भी तो तेल ले सकते हैं। उसके लिए डॉलर की क्या जरूरत है? ईरान कब से ये कहता आ रहा है कि भारत को अगर हमसे तेल लेना है तो भारत हमसे रुपए में भी ले सकता है।
या अगर रुपए में ना ले तो वो बार्टर भी कर सकता है। लेकिन अमेरिका भारत के इन कमजोर नेताओं को धमकी दे देता है कि अगर ईरान से तेल लेना है तो डॉलर में ही लेना होगा। ये लोग डर जाते हैं और फिर अमेरिका से तेल ले लेते हैं। डॉलर में व्यापार चलने की वजह से अंत में देशों का हाल कुछ श्रीलंका जैसा ही होता है। दूसरा समाधान, देश का पैसा बनाने की ताकत सरकार के हाथ में हो, ना कि बैंकों के हाथ में। आज हमारे देश में घूम रहे कुल पैसे का बस 4 से 5% ही पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है, जबकि 95 से 96% पैसा कमर्शियल बैंक बनाते हैं। और जब ये बैंक पैसा बनाते हैं तो उस पैसे पर ब्याज भी मांगते हैं, वो ब्याज जो इन्होंने कभी बनाया ही नहीं, जैसा आपने उस देश के उदाहरण में देखा था। तीसरा समाधान, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में यह नियम बनना चाहिए कि अगर कोई देश अपने देश से निर्यात तो कर रहा है, मतलब कि अपने देश में बनाया हुआ सामान बाहर दूसरे देशों में बेच तो रहा है, लेकिन बेचने के बाद मिले हुए पैसे को वो खर्च नहीं कर रहा और अपने पास इकट्ठा करके बैठा हुआ है, तो इस बात पर दंड स्वरूप उसके पास रखे हुए पैसे पर ब्याज लगना चाहिए, जिससे कि उस देश के ऊपर यह दबाव हमेशा बना रहे कि उसे यह पैसा लंबे समय तक इकट्ठा नहीं करना बल्कि खर्चना है। ये तो हुए समस्या के समाधान। अब बात करते हैं कि श्रीलंका की इस दिक्कत में भारत की सरकार क्या कर सकती है। अगर सही मायने में देखा जाए तो श्रीलंका कोई अलग देश थोड़ी ना है। श्रीलंका भी अखंड भारत का हिस्सा ही है। श्रीलंका में रहने वाले लोग हमारे ही भाई बहन हैं। अगर भारत में इस समय कोई सच में देशभक्त सरकार होती ना, जिसके अंदर अखंड भारत को दोबारा स्थापित करने का विचार होता, तो ऐसे में श्रीलंका का पूरा विदेशी कर्ज उतारने की जिम्मेदारी भारत ले सकता था। लेकिन बदले में श्रीलंका सरकार से कुछ वचनों पर सहमति करनी पड़ती, जैसे कि भाई अब से श्रीलंका कोई अलग देश नहीं है बल्कि भारत का ही एक हिस्सा है, और जैसे भारत के अलग अलग राज्य हैं वैसे ही दर्जा श्रीलंका को भी दिया जाएगा। और श्रीलंका की सेना और भारत की सेना मिलकर चीन जैसे देशों से श्रीलंका की रक्षा करेगी। लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं ना, ये बात तो सरकार में बैठे किसी भी मंत्री, नेता या प्रधानमंत्री के भी चिंतन में नहीं होगी। जिसके मन में निरंतर अखंड भारत का चिंतन चलता है ना, वो ही इस तरह के विचार कर पाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।